dear students, in the previous video we have studied the two elements of directing. First one is supervision and second motivation, right? तो दो हमने पढ़ लिए थे. मोटिवेशन का सिर्फ एक लास्ट जो टॉपिक था जो कि हम पढ़ रहे थे मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव, जिसमें से मॉनेटरी इंसेंटिव हमने डिस्कस कर लिया था. नॉन मॉनेटरी आज हम देख लेते हैं कि नॉन मॉनेटरी जो इंसेंटिव्स होते हैं, मतलब जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं होते हैं. भाई किसी को मनी से मोटिवेशन मिलता है तो कुछ नॉन मॉनेटरी मोटिवेशंस भी होते हैं. अब देखते हैं कि वो क्या होते हैं. तो फर्स्ट है स्टेटस. स्टेटस क्या होता है? देखो, स्टेटस रेफर टू रैंक, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन एंड प्रेस्टीज रिलेटेड टू जॉब. अब भाई ऐसा होता है जॉब में भी कि कुछ रैंक्स होती है ना, कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं. अगर ये बोल दिया जाए एम्प्लॉय को कि आप ये वर्क अच्छे से करेंगे तो आपकी रैंक बढ़ेगी या आपका स्टेटस बढ़ जाएगा, ठीक है, आपकी रिकॉग्निशन बढ़ जाएगी, तो वो भी एक तरीके का मोटिवेशन है. फिर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, it refer to relation between superior or subordinate. These are the characteristics which describe an organization. These characteristics have direct influence over the behavior of a member. A positive approach adopted by manager creates better organizational climate, whereas negative approach may spoil the climate. है ना, जो अगर एक पॉजिटिव अप्रोच अपनाता है मैनेजर तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट जो है वो अच्छा बनता है. जबकि अगर नेगेटिव अप्रोच होता है तो क्लाइमेट जो है वो पूरा का पूरा स्पॉइल यानी कि ख़राब हो जाता है. एम्प्लॉयज़ आर ऑलवेज मोटिवेटेड इन द हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. अगर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट जो हेल्दी मतलब कि बहुत अच्छा होता है तभी जो एम्प्लॉयज़ है वो मोटिवेट होते हैं. इसके बाद करियर एडवांसमेंट है ना. मैनेजर्स मस्ट प्रोवाइड प्रोपोर्शनल अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉय. प्रोपोर्शनल अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलनी चाहिए, ठीक है. Whenever there are promotional opportunity, employee improve their skill and efficiency with the hope that they will be promoted to high level. अगर उनको ये लगता है कि अगर उनके अच्छे परफॉर्मेंस करने से उनको हाई लेवल पे उनका प्रमोशन हो जाएगा तो वो क्या करते हैं, अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करते हैं. तो ये भी एक तरीके का मोटिवेशन है, करियर एडवांसमेंट, ठीक है. फिर इसी तरीके से एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन है ना, जॉब की सिक्योरिटी. उनकी जॉब तभी सिक्योर होगी जब वो अच्छे तरीके से वर्क करेंगे. तो जॉब की सिक्योरिटी भी एक तरीका का क्या है, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है. इसके बाद एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन, इट मीन्स इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय इन डिसीजन मेकिंग. अगर एम्प्लॉयज़ को क्या करें, हम डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व करते हैं तो इस तरीके से भी एम्प्लॉयज़ जो है वो मोटिवेट होते हैं कि उनको लगता है कि वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, उनको अलग नहीं किया जा रहा है. एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, इट मीन्स गिविंग मोर फ्रीडम टू सबॉर्डिनेट. सबॉर्डिनेट्स को जो है फ्रीडम ज़्यादा मिल जाती है, तभी उस तरीके से भी वो मोटिवेट होते हैं. तो ये नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स हैं सारे. तो सुपरविज़न और मोटिवेशन के बाद जो थर्ड एलिमेंट है डायरेक्टिंग का, वो है लीडरशिप. अब लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप मीन्स process of influencing the behavior of people at work towards the achievement of specified goal. यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बिहेवियर को क्या करना, इन्फ्लुएंस करना. ऐसा नहीं कि उनको फिजिकली टॉर्चर करो या उनको मॉरली एकदम ऐसा करो कि वो करें ही उस काम को, नहीं. हमको क्या करना है, उनको इन्फ्लुएंस करना है उनके बिहेवियर को, ताकि वो क्या कर सके, जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का उसको अचीव करने की तरफ वो वर्क कर सके, ठीक है. तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लीडरशिप. और जो ये प्रोसेस करता है वो कहलाता है लीडर, है ना. तो लीडर जो है वो क्या करता है, अपने सबॉर्डिनेट्स को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है ताकि वो बेटर परफॉर्मेंस दे सके और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्प कर सके, ठीक है. तो ये क्या होता है लीडरशिप की मीनिंग. अब इसके जो फीचर्स हैं वो बुक में दिए हुए बहुत ईजी फीचर्स हैं, आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे, वो आप उसको वहाँ से पढ़ लेना. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप. तो 3 टाइप की लीडरशिप होती है. एक होती है ऑटोक्रेटिक, दूसरी होती है डेमोक्रेटिक और थर्ड होती है फ्री रेन. ऑटोक्रेटिक जो होती है उसको ऑथोरिटेटिव भी बोला जाता है. तो ये जो स्टाइल होता है ऑथोरिटेटिव या ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो होता है वो होता है तुम्हारा बॉस सेंटर्ड, ठीक है. जो उसमें लीडर है ना वही सारे के सारे डिसीजंस लेता है, वो सबॉर्डिनेट को उसमें इन्वॉल्व नहीं करता. सारे डिसीजंस उसी के होते हैं जो लीडर होते
होता है, जो बॉस होता है, सबऑर्डिनेट्स उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं सिर्फ, ठीक है। देखो आपके ऑटोक्रेटिक में लिखा हुआ है बॉस सेंटर्ड लीडरशिप, एन ऑटोक्रेटिक लीडर एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट, ही सेंट्रलाइज पावर इन हिमसेल्फ एंड टेक ऑल डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग द सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट से बिना कंसल्ट किए ही वो जो लीडर होता है वो डिसीजंस लेता है और सबऑर्डिनेट उसके डिसीजंस को फॉलो करते हैं। इसके एडवांटेजेस देखो, क्विक डिसीजन मेकिंग, अगर वो अकेला लेगा तो वो जल्दी डिसीजन ले पाएगा। प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन टू द लीडर हु डायरेक्ट टर्म्स, है ना। लेस कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट आर नीडेड एट लोअर लेवल, मे ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन ग्रेट स्पीड इज रिक्वायर्ड। और इस तरीके से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि इनिशिएटिव लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट गोज डाउन। अब सबऑर्डिनेट से नहीं पूछा जाएगा कुछ तो उनका जो इनिशिएट जो कर पाते हैं वो लेवल उनका डाउन हो जाता है ना। पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी ऑफ सबऑर्डिनेट जो है वो आर नॉट यूटिलाइज, उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है अब उनसे पूछा ही नहीं जाएगा तो उनकी क्रिएटिविटी कहाँ यूज़ होगी, तो ये हुआ इसका डिसएडवांटेज। अच्छा, इसका एग्जाम्पल जो है वो है एडोल्फ हिटलर, ठीक है। ये कौन सा जो था इसका स्टाइल, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इसका स्टाइल था, किसका, एडोल्फ हिटलर। अब जो सेकेंड है वो क्या है, डेमोक्रेटिक, या फिर इसको हम बोलते हैं पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी बोलते हैं। ये ग्रुप सेंटर्ड होती है, इसका मतलब इसमें जो लीडर है वो सबऑर्डिनेट को, एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करेगा, उनसे भी डिस्कशंस करेगा, उनसे भी क्या करेगा, कंसल्ट करेगा कि कैसा होना चाहिए, किस तरीके से वर्क होना चाहिए। तो ये होती है डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है। इसके एडवांटेजेस देखो, इम्प्रूव द जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मॉरल ऑफ द एम्प्लॉयज़ को और जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट, अब सबऑर्डिनेट को इन्वॉल्व किया जा रहा है तो उनका क्या होगा, डिसीजन मेकिंग भी स्ट्रॉन्ग होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ डिसीजन इम्प्रूव, भाई बहुत सारे लोग मिलकर डिसीजन लेंगे तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी आती है। इस तरीके से उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, लाइक टाइम कंज्यूमिंग है, अब सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे तो उसमें टाइम भी लगेगा, है ना। तो इस तरीके से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो आपको सारे बुक्स में दिए हुए हैं, बहुत ईजी है, आप उसको आसान से पढ़ सकते हो। इसके बाद इसका जो एग्जाम्पल है वो है नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति का जो लीडरशिप स्टाइल है वो है डेमोक्रेटिक। अब थर्ड जो आता है वो फ्री रेन। अब फ्री रेन में क्या होता है, पूरा का पूरा जो काम है वो सबऑर्डिनेट के भरोसे छोड़ दिया जाता है। दिस स्टाइल इन्वॉल्व कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सो दैट सबऑर्डिनेट देमसेल्फ टेक डिसीजन। इन दिस स्टाइल लीडर अवॉइड्स पावर, पावर को अवॉइड करता है कौन, लीडर, और पावर किसको दे देता है, डेलीगेशन किसको दे देता है, अपने सबऑर्डिनेट को। ही सर्व ओनली एज अ कॉन्टैक्ट टू ब्रिंग इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज नीडेड बाय दी सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट को जितनी इन्फॉर्मेशन और रिसोर्स की ज़रूरत है वो कौन अवेलेबल करवाता है, लीडर, लेकिन काम जो है सोचने का काम, डिसीजन लेने का काम कौन करते हैं, सबऑर्डिनेट, इसीलिए इसको फ्री रेन बोला जाता है। तो ये तीन तरीके के जो है क्या है, लीडरशिप स्टाइल है। अच्छा, फ्री रेन का एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है मिस्टर राजीव, CEO ऑफ हेडलाइंस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। तो तीन तरीके के स्टाइल आपको पढ़ने हैं लीडरशिप में। तो लीडरशिप हो गया थर्ड एलिमेंट। अब फोर्थ एलिमेंट आता है कम्युनिकेशन। नाउ व्हाट इज कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, है ना, व्यूज़, ठीक है, जो अपने आइडियाज़ को आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, व्यूज़ को एक्सचेंज करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो और क्या, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन, है ना, इंफॉर्मेशन को भी एक्सचेंज करना, वो भी क्या कहलाएगा, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन नॉर्मल जो लोगों में भी होता है तो ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं ना, सबऑर्डिनेट होते हैं, लीडर होते हैं, तो हर लेवल के एम्प्लॉय होते हैं, तो उनमें भी आपस में कम्युनिकेशन इज़ मस्ट, राइट। तो कम्युनिकेशन तो वहाँ पर भी ज़रूरी है। अब कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस होता है, फॉर्म्स हम बाद में पढ़ेंगे, पहले उसका प्रोसेस देखते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है। देखो, हर किसी चीज़ का, हर किसी टर्म का एक प्रोसेस होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जानी है, तो कम्युनिकेशन का भी होता है। फर्स्ट जो होता है वो होता है सेंडर। सेंडर मीन्स जो कम्युनिकेट करने वाला है, जो मैसेज को भेजने वाला है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेंडर। सेंडर इज़ द पर्सन हु कन्वेज द मैसेज, ठीक है, जो मैसेज कन्वे करता है। सेकेंड होता है मैसेज, द कंटेंट ऑफ आइडिया और मैसेज और सजेशन विच सेंडर वांट टू शेयर विथ रिसीवर, जो सेंडर भेजना चाह रहा है, जो व्यू है, जो आइडिया है, जो मैसेज है, ठीक है, तो वो क्या होता है, मैसेज होता है। इसके बाद थर्ड जो है एनकोडिंग। एनकोडिंग देखो क्या होती है, रिसीवर कैन नॉट रीड द माइंड ऑफ सेंडर। सेंडर
कि दिमाग को तो रिसीवर नहीं पढ़ सकता है ना. सो रिसीवर कन्वर्ट द आइडिया इनटू अ लैंग्वेज और अदर कम्युनिकेशन सिंबल सच एज पिक्चर, जेस्चर्स एटसेट्रा. दिस इज नोन एज एनकोडिंग. ठीक है, तो वो जिस फॉर्मेट में होती है वो कहलाती है उसकी एनकोडिंग. उसके बाद फोर्थ आता है मीडिया. इट इज़ द वे और मीन थ्रू विच एनकोडेड मैसेज हैज़ टू बी ट्रांसमिटेड टू रिसीवर. रिसीवर के पास जिस वे से मैसेज जाएगा उसको हम बोलते हैं मीडिया. वो किसी भी तरीके से जा सकता है, फ़ोन के थ्रू, लेटर के थ्रू, है ना, इंटरनेट के थ्रू, मैसेज के थ्रू, किसी भी सोर्स से जा सकता है. फिफ्थ आते हैं डिकोडिंग. डिकोडिंग रेफर टू कन्वर्टिंग द इनकोडेड मैसेज इनटू लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज. अब जो एनकोडिंग हुई थी उसकी क्या होगी, डिकोडिंग होगी उस मैसेज की, तभी वो रिसीवर को समझ में आएगा. फिर रिसीवर इज़ द पर्सन हु रिसीव द कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंड द मैसेज. जो सेंडर का भेजा हुआ मैसेज मिलता है, किसको मिलता है, रिसीवर को. इसके बाद फीडबैक. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज द रिसीवर सेंड हिज रिस्पॉन्स ऑन दैट आइडिया और मैसेज टू सेंडर. अब सेंडर से जो मैसेज किसको मिला है, रिसीवर को, तो रिसीवर उसको पढ़ के जो वो फीडबैक देगा, जो वो रिस्पॉन्स देगा, वो कहलाता है उसका फीडबैक. तो ये था कम्युनिकेशन का प्रोसेस. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. फर्स्ट वन इज फॉर्मल, सेकेंड वन इज इनफॉर्मल. फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ब्रॉड लेवल पे ये दो तरीके के कम्युनिकेशन टाइप्स होते हैं. फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है. ठीक है, जो ऑफिशियली उसमें जो लेटर लिखा जाएगा उसकी राइटिंग भी एकदम ऑफिशियल होगी, है ना, जो उसमें लिखा जाएगा, जितनी भी बातें लिखी जाएंगी पूरी ऑफिशियल तरीके से लिखी जाएंगी, तो वो होता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन. ठीक है, चलो देखते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन. Formal communication refer to official communication at official peace between the people who are officially related to each other. जो officially related होते हैं एक दूसरे से, जैसे एम्प्लॉयज़ हो गए, सबॉर्डिनेट्स हो गए, लीडर्स हो गए, ऑफिसर्स हो गए, ये सब क्या है, ऑफिशियली एक दूसरे से रिलेटेड हैं. तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो क्या लाएगा, क्या, फॉर्मल कम्युनिकेशन, है ना. अब देखो इसके फीचर्स दिए हुए आपको. गोल ओरिएंटेड फॉर्मल कम्युनिकेशन फोकस ऑन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, है ना. सिस्टमेटिक होगा ये, क्योंकि ऑब्वियसली ऑफिशियल है तो इट शुड बी सिस्टमेटिक. सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. अंडर फॉर्मल कम्युनिकेशन इट इज़ easy to fix responsibility as there is proof of information communicated. अब जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट हुई है फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू, वो क्या बन जाती है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी बन जाती है. इम्पर्सनल होता है ये, है ना. अंडर फॉर्मल कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन इज पास्ड इन इम्पर्सनल मैनर. पर्सनल मैनर तो फिर वो इनफॉर्मल हो जाएगा, है ना. तो अगर उसको हमको इम्पर्सनल मैनर रखना है तो वो कौन सा होना चाहिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन होना चाहिए. अब देखो इसके टाइप्स दिए हुए हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल. वर्टिकल में क्या होता है, देखो दो तरीके का होता है, डाउनवर्ड और अपवर्ड. ठीक है, डाउनवर्ड और अपवर्ड होता है. है ना, फॉर्मल के जो टाइप्स होते हैं उसमें फर्स्ट होता है क्या, वर्टिकल कम्युनिकेशन, सेकेंड हॉरिजॉन्टल और थर्ड डायगोनल. ठीक है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल. अब वर्टिकल में दो आ जाते हैं, एक होता है डाउनवर्ड और दूसरा होता है अपवर्ड. ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड. अब देखो डाउनवर्ड क्या होता है, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टॉप लेवल और फ्रॉम द सुपीरियर टू लोअर लेवल और सबऑर्डिनेट इज नोन एज डाउनवर्ड. यानी कि टॉप लेवल से जो बॉटम लेवल पे आता है ना, जो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट पे कम्युनिकेशन आता है उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल का डाउनवर्ड. वर्टिकल इन द सेंस इस तरीके से आएगा. ठीक है, तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. अब अपवर्ड क्या होता है, when the subordinate inform or pass any information. अब नीचे से ऊपर की तरफ जब जाएगा, यानी सबऑर्डिनेट से सुपीरियर, बॉटम लेवल से टॉप लेवल, तब वो क्या कहलाएगा, अपवर्ड. वर्टिकल मतलब ये स्ट्रेट होगा, है ना. अब एक होता है उसमें ऊपर से नीचे और एक होता है उसमें नीचे से ऊपर, दो तरीके का. हॉरिजॉन्टल मतलब कैसा रहेगा, इस तरीके से रहेगा वो, है ना. तो हॉरिजॉन्टल देखो क्या होता है, horizontal communication is the communication between the two or more person
वर्किंग एट द सेम लेवल, है ना। तो वर्टिकल जो होता है वो ऐसा होता है क्योंकि उसमें एक बॉटम लेवल होता है और एक टॉप लेवल होता है, तो वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब सेम लेवल के जो एम्प्लॉयज़ होंगे, ऑफिसर्स होंगे, अगर उनको कम्युनिकेट करना है तो वो कम्युनिकेशन जो होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वो लोग सेम पोजीशन पे हैं। उसके बाद थर्ड जो है वो डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, देखो, डायगोनल कम्युनिकेशन इज़ अ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द पर्सन वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड होल्डिंग डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं और अलग अलग उनकी अथॉरिटी का लेवल होता है। उनको अगर आपस में क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो वो होगा आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, द सेल्समैन मे रिक्वेस्ट द प्रोडक्शन मैनेजर टू मॉडिफाई द प्रोडक्ट डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। तो अब देखो, सेल्समैन एक अलग अथॉरिटी है ना, और जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो एक अलग अथॉरिटी है, तो इनके बीच का कम्युनिकेशन क्या हुआ, डायगोनल कम्युनिकेशन। तो ये हुए क्या आपके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन अंडर फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इनफॉर्मल देखो, इनफॉर्मल में क्या होता है कि जो ऑफिशियली अटैच नहीं है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो होगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जनरली द सोशल इंटरेक्शन, फ्रेंडली टॉक एंड नॉन ऑफिशियल मैटर आर डिस्कस इन दी फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इसके देखो फीचर्स देखो, ये फास्ट होता है ना, इंफॉर्मेशन ट्रेवल वेरी फास्ट एज इट कट अक्रॉस द स्केलर चेन। ठीक है, स्प्रेडिंग र्यूमर्स, इसमें र्यूमर्स भी हो जाते हैं क्योंकि इनफॉर्मल होता है। गेट डिस्टॉर्टेड और लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में गेट लीक अंडर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होती कि इसने इसको भेजा है या इस तरीके से भेजा है या इस चेन से होकर ये कम्युनिकेशन आया है, बिकॉज इट इज़ इनफॉर्मल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी भी लीक होने के चांसेस होते हैं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक होने के चांसेस। अब देखो यहाँ पर ये ख़त्म होता है आपका क्या, इनफॉर्मल। इसके बाद आपको दिया हुआ है फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में डिफरेंस, जो कि आपको बुक से पढ़ना है, लिखना है और समझना है। इफ़ कुछ डाउट आए तो आपको पूछना है। तो ये हुए आपके क्या, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसके बाद जो बैरियर्स दिए हुए हैं आपको, बैरियर्स और उसको ओवरकम करने के लिए जो सोल्यूशंस दिए हुए हैं, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, ये 2 टॉपिक आपके इस ईयर के सिलेबस में नहीं है, तो आपको नहीं पढ़ने हैं। तो आपका यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होता है कम्युनिकेशन के साथ। चारों एलिमेंट्स हमने पढ़ लिए डायरेक्टिंग के। तो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।